हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 62 है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द इक्वल्स मेथड। इक्वल्स इज ऑब्जेक्ट क्लास मेथड। जो इक्वल्स मेथड है वह ऑब्जेक्ट क्लास जो कि सभी क्लासेस की सुपर क्लास है उसकी मेथड है। नाउ द डिक्लेरेशन सिंटेक्स ऑफ इक्वल्स मेथड एंड दैट इज पब्लिक boolean equals and in the parameter list one parameter is of object type. Object class equals method checks the reference equality same as the reference equality operator does. It means जो ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड है उसकी जो वर्किंग है वो वही वर्किंग है जो रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर जिसको हम डबल इक्वल सिंबल से डिनोट करते हैं की है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि जो डबल इक्वलिटी ऑपरेटर है जिसको यदि हम रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ में यूज़ करें तो उसको हम रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर बोलेंगे। रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर यह चेक करता है कि जो दोनों रेफरेंस है वह सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक क्लास एम्प्लॉय बनाया। एम्प्लॉय क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल empid और empname डिक्लेयर किए और इन दो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। नेक्स्ट वी क्रिएटेड वन डेमो क्लास। हमने एक डेमो क्लास बनाया जो कि मेन क्लास है। इसमें हमने मेन मेथड डिफाइन किया और मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले एम्प्लॉय का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया e1 जो कि एम्प्लॉय के पहले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसके कंटेंट है empid 101 और empname राम। नेक्स्ट स्टेप में हमने e1 की जो रेफरेंस वैल्यू है उसको e2 रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। देन नेक्स्ट एक और रेफरेंस वेरिएबल हमने e3 क्रिएट किया जो कि एक न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है बट इस सेकेंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के कंटेंट भी हमने फर्स्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के कंटेंट के जैसे ही रखे हैं, यानी empid की वैल्यू 101 और empname की वैल्यू राम। नेक्स्ट हमने वन मोर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज e4 जो कि एम्प्लॉय के नए ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इस नए थर्ड ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो है empid 102 और empname शिव। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने e1 इक्वल इक्वल e2 की वैल्यू प्रिंट करवाया। देन e1 इक्वल इक्वल e3 की वैल्यू को प्रिंट करवाया और फिर e1 इक्वल इक्वल e4 की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि यहाँ पे हम देखें तो हमारे प्रोग्राम में 4 रेफरेंस वेरिएबल है e1 e2 e3 e4 और 3 ऑब्जेक्ट्स है जिनके कंटेंट है 101 राम, सेकेंड का कंटेंट 101 राम एंड थर्ड का कंटेंट 102 एंड शिव। सो यहाँ पे यदि हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सपोज क्रिएट हुआ जिसका कंटेंट 101 और राम है, उसका लेटेस्ट सपोज रेफरेंस वैल्यू 1212 है जो कि e1 में स्टोर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि e1 इस पहले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। देन व्हाट वी डिड, e1 इज असाइन्ड टू द e2। ओके, सो इन दिस केस वी कैन से कि e2 का जो कंटेंट है वह भी 1212 होगा, यानी e2 भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। नेक्स्ट स्टेप जब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया उसका कंटेंट जो है 101 राम ही है बट इसका जो रेफरेंस वैल्यू है वो है 1313। सो यह 1313 रेफरेंस वैल्यू हमने स्टोर किया है e3 में। सो वी कैन से that e3 refers to this second object. Now next स्टेप में हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके कंटेंट थे 102 और शिव। माना कि इसकी रेफरेंस जो वैल्यू है वो है 1414 जो कि हमने e4 में स्टोर किया। सो वी कैन से दैट e4 रेफर्स टू दिस थर्ड ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे एक बात क्लियर है कि e1 और e2 दोनों की जो रेफरेंस वैल्यू सेम है, या हम यूँ कह सकते हैं कि e1 और e2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। हालांकि यदि हम e3 की बात करें
E3 जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, हालांकि सेकेंड ऑब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंटेंट के सिमिलर है, बट यहाँ कंटेंट सिमिलरिटी का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू सेम है या नहीं, या यूँ कहें कि रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो E4 जो है वह थर्ड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सो जो रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर है वह यह चेक करेगा कि जो दोनों रेफरेंस वेरिएबल है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। सो इस केस में यदि इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करें और रन करें तो हमें आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट केस में हमें मिलेगा ट्रू, सेकेंड केस में हमें मिलेगा फॉल्स, और थर्ड केस में हमें मिलेगा फॉल्स। चूंकि E1 और E2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं इसलिए हमें ट्रू मिला, और अदर्स में दोनों जो E3 और E1 या यूं कहें E4 या E1 अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं, सो हमें आउटपुट में मिला फॉल्स एंड फॉल्स। नाउ विल डिस्कस द इक्वल्स मेथड। द प्रोग्राम इज एज इट इज नाउ, द ओनली चेंज इज व्हाट इन द SOP statements, instead of using the reference equality operator I am using the equals method. So यहाँ पे अब जो स्टेटमेंट मैंने इस तरीके से लिख दिए, E1 डॉट इक्वल्स E2, E1 डॉट इक्वल्स E3 एंड E1 डॉट इक्वल्स E4। अब यह जो इक्वल्स मेथड है हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी इक्वल्स मेथड नहीं है, तो फिर एम्प्लॉय की जो सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, उसकी मेथड कॉल होगी। सो ऑब्जेक्ट क्लास की जो इक्वल्स मेथड है उसका बिहेवियर बिल्कुल वही है जो रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर का बिहेवियर है, यानी यह इक्वल्स मेथड भी यह चेक करेगी कि दो रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। यानी इस केस में भी सिंस E1 और E2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, सो हमें ट्रू मिलेगा। किंतु जो E3 है और E1 है, E1 पॉइंट कर रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को और E3 रेफर कर रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट को। सो सिंस दोनों E1 और E3 अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। और लास्ट केस में जहां हमने लिखा हुआ है E1 डॉट इक्वल्स E4, E1 और E4 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिलेगा फॉल्स, यानी वही जो हमें रेफरेंस इक्वलिटी ऑपरेटर के केस में मिला था। जब इसको हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वह मिलेगा फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स एंड थर्ड फॉल्स। नाउ व्हाट इफ यू वांट टू चेक द object content equality, not reference equality? In that case, what should be done? Let us discuss it. Equals method can be overridden to check the object content equality. यदि डेवलपर चाहे तो इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करके उसमें कंटेंट इक्वलिटी चेक करवा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब एम्प्लॉय क्लास में जिसमें कि दो इंस्टेंस वेरिएबल है EMP-ID और EMP-NAME, तो यदि हमें दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी को चेक करवाना है उसके लिए हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी का मतलब हमारे लिए क्या है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल है EMP-ID और EMP-NAME, सो हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यदि दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के EMP-ID सेम है तो हम दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सिर्फ EMP-NAME दोनों ऑब्जेक्ट के सेम है तो हम उसको इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट में हमें दोनों इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू यानी ID और नेम की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। यदि दोनों ऑब्जेक्ट में सेम है तो हम उसको इक्वल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इक्वल कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पे डेवलपर खुद अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि उसका दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी से क्या मतलब है। राइट नाउ आई डिसाइडेड कि यदि दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय आईडी इक्वल है तो हम उसको इक्वल कंसिडर करेंगे, और यदि आईडी डिफरेंट है तो हम उनको डिफरेंट ट्रीट करेंगे। EMP नेम को हम इक्वलिटी चेक में अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू ओवरराइड द इक्वल्स मेथड। सो इक्वल्स मेथड ओवरराइड करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक बूलियन इक्वल्स ऑब्जेक्ट OBJ। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, यदि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है OBJ इसमें नल पास होता है
तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन में लिख दिया है इफ ओबीजे इक्वल इक्वल नल, या फिर यदि ओबीजे में हमें कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ और वह ऑब्जेक्ट इक्वल्स मेथड के कॉलिंग ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट की क्लास सेम नहीं है तो भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। Again, I would like to explain this mechanism. Just look here. When we call the equals method, then one object is calling object, जिस पे आप equals method को कॉल कर रहे हो, and one object is argument object, जो एज ए वैल्यू आप पास कर रहे हो। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने एज ए आर्गुमेंट रिसीव किया और जिस ऑब्जेक्ट पे हमने इक्वल्स मेथड को कॉल किया, उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो सेम होनी चाहिए। यदि डिफरेंट है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में ही मैंने और के बाद में लिख दिया है गेट क्लास, मतलब क्लास ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड ओबीजे डॉट गेट क्लास मतलब आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट की क्लास। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो हमने रिटर्न करवा दिया फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, यदि ये दोनों नहीं है तो अब हम इक्वलिटी चेक का लॉजिक लिखेंगे। उसके लिए पहले चूंकि हम जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वह सुपर टाइप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पहले इसकी डाउनकास्टिंग करनी पड़ेगी एम्प्लॉय में, जिसके लिए हमने लिखा हुआ है फाइनल एम्प्लॉय अदर इक्वल एम्प्लॉय ब्रैकेट के अंदर और ओबीजे, यानी ओबीजे जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है उसको कास्ट करके हमने वापस एम्प्लॉय टाइप में ले आए। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने जैसा डिसाइड किया था कि हम सिर्फ आईडी की इक्वलिटी चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है इफ दिस डॉट ईएमपी आईडी, मतलब इक्वल्स मेथड के कॉलिंग ऑब्जेक्ट की ईएमपी आईडी इज नॉट इक्वल अदर डॉट ईएमपी आईडी, मतलब जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है उसकी ईएमपी आईडी यदि सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। सो इस तरीके से इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करके हमने यहाँ पे दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी का लॉजिक लिख दिया। नाउ डेमो क्लास का कोड एज इट इज है, जिसके अंदर हमारे पास में 4 रेफरेंस वेरिएबल्स और 3 ऑब्जेक्ट है, और स्टेटमेंट में वही हमने लिखा हुआ है ई1 डॉट इक्वल्स ई2। सिंस ई1 और ई2 दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो इनकी जो ईएमपी आईडी है वो 101 ही होगी। तो इस केस में अब हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि यह जो इक्वल्स मेथड कॉल हुआ है वह हमारी एम्प्लॉय क्लास की इक्वल्स मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे ओबीजे न ही नल है न ही कॉलिंग ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। डाउनकास्टिंग के बाद में हमने आईडी चेक की है और दोनों के आईडी सेम है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट स्टेप में ई1 डॉट इक्वल्स ई3, जब इस स्टेप इक्वल्स मेथड कॉल होगा सो ऑब्वियसली ई1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसका ईएमपी आईडी 101 है और ई3 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसका आईडी भी 101 है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे इक्वल्स मेथड में, तो चूंकि जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है वो नल नहीं है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट की जो क्लास है वह भी सेम है, तो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। डाउनकास्टिंग हो जाएगी। डाउनकास्टिंग के बाद में हमने दोनों के ईएमपी आईडी चेक किए हैं, तो दोनों की ईएमपी आईडी सेम है, इसलिए रिटर्न होगा ट्रू। तो सेकंड में भी हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। बट नेक्स्ट जो है ई1 डॉट इक्वल्स ई4, ऑब्वियसली यहाँ पे जब दोनों के आईडी चेक होंगे तो ई1 का ईएमपी आईडी 101 है और ई4 का ईएमपी आईडी 102 है, दैट्स वाई इट विल रिटर्न फॉल्स। सो इस तरीके से हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करके हमारी बनाई हुई क्लास के ऑब्जेक्ट के कंटेंट सेम है या नहीं, या यूं कहें कि दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, यह चेक कर सकते हैं। सो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। सो इन दिस वीडियो वी लर्न equals method of object class and how to override the equals method of object class to check the object contain equality. Thanks for watching this video.